हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास होने वाला है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, जो कि मैंने करवाया था। इसमें पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। ये है पार्ट 3। इसको मैं आज समाप्त कर दूंगी। इसका लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो ये अमेरिका है। ये लास्ट क्वेश्चन था। उससे पहले था अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी। ये सारा एनसीईआरटी एससीईआरटी इंक्लूड है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं चैनल में। वहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड करती हूँ। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में होता है। मॉडर्न का भी चल रहा है और दिन में 1 बजे ओवरऑल जीएस का होता है, जिसमें कि हर सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन हो आप। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का। आज मैं ये पुराना वाला नोट्स यहाँ आपके साथ आज के बाद शेयर करूँगी। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं नोट्स थोड़ा सा लेट इसको डाल रही हूँ, तो सबको परेशानी हो रहा है। तो अब मैं कंटिन्यू डालूँगी जो नोट्स है उसी से। मेरे आवाज़ पे आप ध्यान दें, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना, उस पर ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो आप इसको लिख पाएंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग समय को बर्बाद किए बिना ना स्टार्ट करते हैं। विश्व का प्रथम गणराज्य कौन सा है? लिच्छवी, जो कि वैशाली में है। ये इससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ मैं रिलेट करके लिखती थी, तो बहुत लोग बोलते थे इसको लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रैनविले ने लगाया था 1765 में। और हटाया किसने था? तो रंकिमधन सरकार ने हटाया था 1766 में। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे है तो मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपका। अगला है कि भारत में अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिकी संविधान से क्या क्या अपनाया गया है। ए है मूल अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा राष्ट्रपति का महाभियोग, चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है अमेरिका से। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सबसे ऊपर होगा हमारे देश में। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से अपनाया गया है। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है न्यायिक पूर्वावलोकन, ये कहाँ से अपनाया गया है? तो ये भी अमेरिका से अपनाया गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसको कहाँ से अपनाया गया है? तो यहाँ इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। ये सारे चीज़ को आप याद रखिएगा कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रस्तावना और मूल अधिकार। और प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कुछ चीज़ मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई हूँ ये सब, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगा। अगला है कि पूरे विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो पूरे विश्व में अगर बात होगा तो संविधान निर्माण की बात होगी, तो इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रांस में। और अगर विश्व में प्रथम संविधान बोलेगा तो वो किसका है? ब्रिटिश संविधान है। विश्व में प्रथम संविधान किसका है? तो वो ब्रिटिश संविधान है। उसके बाद का है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, प्रथम पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान और बड़ा भी पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान है। लेकिन अलिखित आपको बोलेगा अलिखित संविधान सबसे बड़ा कौन है? तो ब्रिटिश संविधान है। लेकिन लिखित संविधान बोलेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो वो हमारे देश भारत का संविधान है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि नेविगेशन एक्ट की स्थापना कब हुई थी? ये एक्ट कब आया था? तो 1651 में ये एक्ट आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेविगेशन एक्ट 1651। अगला है कि दास प्रथा, देखिए ये मैंने इसलिए, ये आपको राइटिंग में भी अंतर दिख रहा होगा, ये बाद में मैंने लिखा है। जब मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट की थी ना, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से मिला था। एनसीईआरटी जब पढ़ती थी उससे मिलता था, या प्रैक्टिस सेट में बहुत क्वेश्चन मिलता था,
तो लास्ट में जो भी होगा वो उसी सब चीज़ से मिला हुआ क्वेश्चन होगा। तो दास का आयात अवैध कब किया गया, दास प्रथा को अवैध कब किया गया, तो 1808 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक आउट करिएगा। अगला है कि अमेरिका की खोज करने वाला नाविक को क्या कहा गया था, तो अमेरिका की खोज करने वाला जो नाविक था ना, उसे बोला जाता था इतालवी। क्या बोला जाता था? इतालवी। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवादियों की किस मांग से संघर्ष को बढ़ा दिया, यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में ना उपनिवेशवासियों की कुछ मांग थी, उसने संघर्ष को बढ़ाया। तो वो कौन सी मांग थी? तो वो मांग थी प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मांग थी उन सब की। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवादियों में आक्रोश बढ़ा, यानी जॉर्ज तृतीय की ऐसी कौन सी नीति थी जो कि उपनिवेशवादियों में आक्रोश बढ़ा दिया? तो व्यक्तिगत शासन की नीति, बिल्कुल उनका जो व्यक्तिगत शासन करने की नीति जो थी ना जॉर्ज तृतीय की, उन्होंने ही उपनिवेश 13 जो थे, अमेरिका में कितने उपनिवेश थे, तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 13 उपनिवेश थे, तो उनमें ना आक्रोश की भावना को पैदा कर दिए थे। तो व्यक्तिगत शासक, उनका क्या कहना था कि मैं स्वयं ही शासन करूंगा, तो व्यक्तिगत शासन नीति जो था उनका, ये आक्रोश को बढ़ा दिया था उपनिवेश के बीचों में। सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय किसकी हुई थी, तो सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय हुई थी फ्रांस की। अगला है कि अमेरिकी उपनिवेशवादी ईसाई धर्म को किस संप्रदाय को मानते थे, बिल्कुल अमेरिकी उपनिवेश जो थे वो ईसाई यानी क्रिश्चियन के किस धर्म को मानते थे, तो व्यूरिटन धर्म होता है उनमें, तो उनको वो मानते थे। ग्रुप डिस्कशन में आप, इसलिए मैं बोलती हूँ ना आप सबको ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि जैसे इसको आप एक बार रट लें, उसके बाद वहाँ पे इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। रटने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। मतलब एक आदमी का ना वो प्रैक्टिस का जो दौर होता है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो आप वो प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस आप अकेले भी कर सकते हैं, मे बी आप में क्षमता है तो, लेकिन आप 10 लोगों के बीच में करते हैं ना, तो आपको अपना लेवल पता होता है। अभी तो 20 से 30 लोग जुड़ते हैं, मे बी मुझे लग रहा है कि अभी 5-6 दिन में इतने लोग जुड़े हैं। तो जब एक महीना, मुझे लग रहा है ये रिज़ल्ट आ जाएगा TRE 4 के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे 100-200 लोग में आप कंपटीशन अगर अपने आप को ऊपर रख पाएंगे तो सोचिएगा आपका तैयारी थोड़ा सा बेहतर है। तो 10 के बीच में करें, बहुत क्वेश्चन नया मिलेगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है जो कि दूर हो जाता है, तो आप उनके साथ पढ़ें। डाउट होता है उसको वहाँ पे क्लियर हम लोग करते हैं। मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता तो मैं उन लोगों से पूछ लेती हूँ, तो कोई ना कोई सही चीज़ बता ही देता है। मतलब 10 के बीच में पढ़ने से यही फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा मे भी सामने वाले को पता हो, मुझे भी नहीं पता होगा, हो सकता है, लेकिन किसी न किसी को तो वो 25 में से किसी न एक को तो पता होगा, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। आप किसी का कोर्स ले लें, डाउट आपका डाउट ही रह जाता है, कभी क्लियर ही नहीं होता है। तो ग्रुप डिस्कशन आप ज़रूर ज्वाइन करें, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्थित है, तो अमेरिका कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के किनारे अमेरिका स्थित है। थॉमस पेन ने बल दिया था, थॉमस पेन ने किस पे बल दिया था? स्वतंत्रता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है 4 असहनीय कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 1774 में 4 असहनीय कानून लागू हुआ था। उसके बाद का क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1774 में। और दूसरा सम्मेलन आपको पूछेगा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है पूछा हुआ है, किसी में मैंने देखा है या फिर प्रैक्टिस सेट में मैंने लगाया होगा। दूसरा सम्मेलन जो फिलाडेल्फिया का हुआ था वो 1776 में। 74 और 76 आप याद रखिएगा, बस 2 साल का अंतर रहा है। फिलाडेल्फिया ने स्वतंत्रता की घोषणा पारित किया था, यानी फिलाडेल्फिया ने कब स्वतंत्रता की घोषणा को पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा पारित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी स्वतंत्रता की घोषणा को किसने तैयार किया था, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर जेफरसन ने। देखिए मैं स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइटिंग में लिखने की कोशिश की हूँ। ऐसे मैं लिख के फिर से शेयर करती थी इसको, मुझे बहुत टाइम लग जा रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें टाइम लग जाता है, आप लोग को मैं दे नहीं पाती हूँ।
तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा आप मैनेज करें, क्योंकि ये जो राइटिंग है मैं पढ़ने के टाइम इसको इस टाइप से जल्दी जल्दी लिखती थी, उतना टाइम नहीं होता है ना, आप नोट्स प्रॉपर एकदम राइटिंग के साथ नहीं बना पाएंगे। अभी आप लिखते होंगे तो मे बी स्टार्टिंग है तो इस राइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते होंगे, लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा ना तो आपको बस लिखना होता है, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं होता। तो इस टाइप से मैं लिखती थी, आप थोड़ा सा मैनेज करें मेरे बात से। स्वतंत्रता की घोषणा को किसने तैयार किया था? तो जयफरसन ने किया था। बहुत लोग बोले थे, नवीन भैया सभी बोले थे कि आप पुराना नोट्स ही शेयर करें, फिर भी मुझे लगा मैं लिख लूँगी, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे पास टाइम का बहुत अभाव है। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मांग प्रदान की थी? तो पेरिस की संधि के तहत, जो कि 1783 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे? तो 13। तो 13 उपनिवेश जो थे उनकी सहायता किसने की थी? तो फ्रांस ने की थी, याद रखिएगा आप इसको। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का कारण क्या था? मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड जो हारा था उसका कारण ये था कि इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना, यानी इंग्लैंड अकेले ही युद्ध करते रह गया था, इसलिए उसकी हार हो गई थी। और भी बहुत रीज़न था, जैसे कि मतलब सैन्य व्यवस्था का सही से प्रॉपर से ध्यान नहीं रखा गया था, दूर स्थल था, युद्ध स्थल थोड़ा सा दूर था, तो वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था करनी होती है, बहुत सारा रीज़न होता है युद्ध के हारने का। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के किस विकास में योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के किस विकास में योगदान था? तो छोटे पीठ का। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर प्रभाव पड़ा कि अर्थव्यवस्था दुर्लभ हो गई। आपको भी पता है कि कहीं भी युद्ध होता है तो उसकी कोई भी देश हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी अर्थव्यवस्था जरूर ना जरूर दुर्लभ हो ही जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि धन जन हर चीज़ की क्षति होती है, तो सामान्य जीवन जो होता है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वैसे ही हुआ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, चूँकि फ्रांस उपनिवेशवादियों की तरफ से लड़ रहा था, तो उसकी स्थिति क्या हुई, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अर्थव्यवस्था उसकी दुर्बल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भारत में क्या प्रभाव पड़ा? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष उभरा या फिर आरंभ हुआ। इसमें ना भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भारत के साथ होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया। मुझे लग रहा है ये क्लास ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्ट ये 3 था, 2 पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लें, फिर तीसरा देखेंगे ना तो आपको आज वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्द ही मैं आप सबके सामने आऊँगी, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। और ग्रुप डिस्कशन होता है रात 9 बजे और दिन में 1 बजे वाला में 4 टॉपिक के साथ होता है, 4 ऑप्शन के साथ मैं करवाती हूँ। GS ओवरऑल होता है उसमें, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।